ये फ़ोटोशॉप मैराथन का लेक्चर नंबर 16 है, जिसके अंदर अब हम बिटमैप वर्सेस वेक्टर फाइल फॉर्मेट की बात करेंगे। यानी बिटमैप क्या होता है और वेक्टर फाइल जो होती हैं हमारी क्या होती हैं। बिटमैप कहें, रास्टराइज कहें या पिक्सेलेटेड फाइल फॉर्मेट कहें, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। पिक्सेलेटेड का मतलब ये होता है कि हमारी जो फाइल है वो बिल्कुल एक बॉक्स में डिफ़ाइन हुई होती है, जिनको हम पिक्सेल्स कहते हैं। पिक्सेल्स में डिफ़ाइन होने का मतलब ये है कि जब भी आप लोग वो फाइल कंप्यूटर के अंदर लेकर जाते हैं तो आपका कंप्यूटर जो है पहले तो उसके पिक्सेल्स को गिनता है कि ये फ़ाइल जब बनाई गई थी तो इसके अंदर कितने पिक्सेल्स डिफ़ाइन हुए थे। जैसा कि हो सकता है आपने एक फ़ाइल बनाई हो जिसका साइज़ हो 9020 बाय 1080p। यहाँ पे जो 1080p है, ये 1080 पिक्सेल्स कह रहा है वो, जिनकी हम बात कर रहे हैं। यानी अब आपका जो कंप्यूटर है वो देखेगा कि 1080 पिक्सेल्स के अंदर हर एक पिक्सल के अंदर क्या कलर भरा हुआ है, फिर वो भी उसके अंदर वो कलर भरकर आपको आपकी तस्वीर दिखा देगा। अब इस तस्वीर का नुकसान ये है कि जब ये तस्वीर बड़ी होती है, यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पिक्चर की बात कर रहे हैं, यानी जब उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, साइज़ बढ़ाया जाता है जब उस तस्वीर का, चाहे वो डिजिटली बढ़ाया जाए या फिर किसी भी प्रिंट के लिए ले जाते वक्त उसको एक, यानी जो एक डिफ़ाइंड उसका साइज़ था, यानी अगर आप लोगों ने उसको A4 की शीट के लिए बनाया था लेकिन अब उसको एक बहुत बड़े बैनर के ऊपर बना रहे हैं, तो वो जो तस्वीर है उसके अंदर पिक्सेल्स की जो तादाद है, जैसे अगर मैं फ़ोटोशॉप के अंदर आऊँ, जब मैं न्यू फाइल के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो बहुत से ऑप्शंस दिखा देता है। यहाँ पे अगर मैं ऊपर ये जो बार है इसके अंदर प्रिंट के ऑप्शन के अंदर आ जाऊँ, जो कि प्रिंट का ऑप्शन है, यानी इसके अंदर ये मुझे पेजेस के साइज़ दिखाएगा जो कि प्रिंट में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे देखें ये A4 साइज़ है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ A4 जो हमारा एक कॉमन प्रिंटिंग का जो पेपर होता है उसको हम लोग जो है वो A4 का पेपर कहते हैं। यहाँ पे वो मुझे पहले तो मिलीमीटर्स में साइज़ दिखाएगा। मुझे चूँकि मिलीमीटर्स में नहीं चाहिए है, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और पिक्सेल्स पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि A4 साइज़ जो होती है उसमें पिक्सेल्स कितने होते हैं। तो वो कह रहा है कि चौड़ाई में इसकी 2400 पिक्सेल्स हैं और हाइट में तकरीबन 3500 पिक्सेल्स हैं इसके अंदर। ये तो मुझे पता चल गया, यानी अगर मैंने A4 में एक फ़ाइल बनाई है तो उसके पिक्सेल्स जो हैं वो इतने हैं। लेकिन जब वही फ़ाइल जब मैं B3 में लेके जाऊंगा तो ये B3 है जो कि पोस्टर्स का साइज़ है, जो बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं, तकरीबन इतने इतने साइज़ के जो पोस्टर्स जो हैं, कॉमन पोस्टर साइज़ है B3। यहाँ पर जब मैं पिक्सेल्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पता लगता है कि इसके पिक्सेल्स जो हैं वो तकरीबन उसके डबल से थोड़ा सा कम हम कह सकते हैं। ये A4 के पिक्सेल्स थे, 3500 के आसपास जा रहा था और ये जो है पिक्सेल्स जा रहे हैं 6000 के आसपास। तो अब देखें मैंने फ़ाइल बनाई थी A4 के अंदर, रास्टराइज्ड फ़ाइल थी मेरी, यानी पिक्सल वाली, यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं बिटमैप फ़ाइल क्या होती है, तो बिटमैप फ़ाइल थी। तो वो फ़ाइल अगर A4 पे मैंने बनाई थी फ़ोटोशॉप के अंदर, A4 का खोल के उसके ऊपर बनाई थी, लेकिन जब बाद में वो प्रिंटिंग के लिए गई है तो उसने इसको B3 पे प्रिंट कर दिया है। तो अब क्या होगा, अब जो हमारा प्रिंटर का एप्लीकेशन है या फिर कंप्यूटर है वो उसी तस्वीर को इसके ऊपर फिट कैसे करेगा, वो उस तस्वीर का साइज़ बढ़ाएगा। अब वो चूँकि एक पिक्सेलेटेड फ़ाइल थी जिसके कलर जो हैं वो बिल्कुल डिफ़ाइंड थे, अब जब उसके जो साइज़ है वो आप लोग इतने बड़े साइज़ के ऊपर प्रिंट करेंगे तो वो तस्वीर ख़राब हो जाएगी, वो तस्वीर धुंधली हो जाएगी। डिजिटली अगर मैं बात करूं तो अगर मैं उसको बड़ा करके देखूंगा ऐसी तस्वीर को, तो वो बड़ा करने पर अब जो आपका कंप्यूटर है उसको नए पिक्सेल्स डिफ़ाइन करने पड़ेंगे उसको बड़ा करते वक्त। तो कैसे हो, जब वो नए पिक्सेल्स को डिफ़ाइन करेगा तो डेफिनेटली उसके जो रियल पिक्सेल्स हैं उनके हिसाब से वो सोचेगा कि यहाँ पे किस रंग के नए पिक्सेल्स बनेंगे
और फिर वो डेफिनेटली तस्वीर की जो क्वालिटी है वो ओरिजिनल वाली नहीं रहेगी, उसके अंदर थोड़ी सी मिलावट आ जाएगी जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम ने या आपकी प्रिंटिंग डिवाइस ने की होगी। यहाँ पे अगर मैं बिटमैप को ही आगे बढ़ाऊँ और हम लोग अभी बिटमैप के ऊपर ही काम करते हैं, तो यहाँ पे मैं एक साइज़ लेता हूँ। हम लोग यहाँ पे लेते हैं, हमारे पास A6 का साइज़ है, A5 है, तो यहाँ पे मैं A6 का साइज़ ले रहा हूँ जो कि A4 से भी छोटा साइज़ होता है, बुक्स में भी होता है, छोटी छोटी बुक्स होती हैं। A6 का साइज़ ले रहा हूँ, पिक्सल्स यहाँ पे देखता हूँ और इस फाइल को जो है वो RGB कलर है और ये सारी सेटिंग्स इस तरह से रख कर आप लोग इसको बाद में क्रिएट कर लेंगे। तो ये जो है वो हमारी एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं कुछ बनाऊँगा, उससे पहले मैं इसी फाइल की तरह की एक और फाइल ओपन करता हूँ। न्यू फाइल लूँगा, प्रिंट A6 पिक्सल्स क्रिएट। मैंने यहाँ पे 2 फाइल्स जो है वो क्रिएट कर ली हैं। अब मैं इन दोनों फाइल्स को साइड बाय साइड शो करना चाहता हूँ, यानी मुझे एक ही स्क्रीन के अंदर दोनों की दोनों फाइल्स जो हैं वो शो होना शुरू हो जाएं। ये मैं कैसे करूँगा, यहाँ ऊपर मेन जो हमारा यहाँ पे पैनल है मेन ऑप्शंस का, उसमें विंडो के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे अरेंज की ऑप्शन होगी। अरेंज के अंदर यहाँ पे डिफरेंट उसने तरीके दिए हुए हैं टैब्स को अरेंज करने के, फाइल्स जो खुली हुई हैं उनको अरेंज करने के। तो यहाँ पे देखें टू अप वर्टिकल का ऑप्शन होगा, टू अप वर्टिकल का, तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यानी 2 फाइल्स वर्टिकली हमारे सामने खुल के आ गई हैं। अब मैं अपनी इस फाइल के ऊपर इसकी टैब का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये एक्टिव हो जाएगी मेरी फ़ाइल। अब मैं इसके अंदर एक तस्वीर बनाऊँगा। मैं यहाँ पे ऊपर से एलिप्स की जो मार्की टूल है वो ले रहा हूँ और इसको, बल्कि हम लोग लेसो टूल के साथ ही एक बेसिक शेप ड्रा कर लेते हैं। ये लेसो टूल लिया मैंने यहाँ से और उसके बाद मैं यहाँ पे एक बिल्कुल एक फ्लावर की शेप जो है वो फ्लावर की तरह की एक शेप जो है वो मैंने बना ली है। इसके अंदर मैं कोई भी कलर फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे आऊँगा, क्लिक करूँगा, फोरग्राउंड कलर के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से लाइट पिंक कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया है और फिर ओके कर दूँगा। फिल करने के लिए मैं आल्ट बैक स्पेस का जो बटन है वो दबाऊँगा तो उससे जो है मेरा कलर फिल हो जाएगा। अभी ये लग नहीं रहा है फ्लावर के जैसा। कंट्रोल D करके मैं इस सिलेक्शन को जो है वो ख़त्म करूँगा। उसके बाद मैं फिर से लेसो ही ले लेता हूँ और यहाँ पे दरमियान में एक सर्कल बना लेता हूँ। इस सर्कल के अंदर कलर फिल करने के लिए मैं फिर से फोरग्राउंड के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ब्राउन कलर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ और फिर से मैं आल्ट बैक स्पेस का बटन दबा देता हूँ। कंट्रोल D करता हूँ सिलेक्शन को बंद करने के लिए। ये मेरा यहाँ पे एक फ्लावर सा बन जाएगा। यही सेम टू सेम मैं अब यहाँ पे लेके आता हूँ और हम इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं। इसी साइज़ का तकरीबन हम लोग इसको बनाएंगे। मैं इस लेयर के टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि ये वाली जो फ़ाइल है, इस फाइल के टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि ये जो फ़ाइल है ये एक्टिव हो जाए। अब इसके अंदर भी बिल्कुल इस तरह की एक चीज़ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। कुछ मैंने ड्रॉ कर लिया है। कलर पिकर में जाता हूँ और यहाँ से डिज़ायर्ड रंग सेलेक्ट करके फिल करता हूँ आल्ट बैक स्पेस के साथ। आल्ट बैक स्पेस के साथ बन जाने के बाद कंट्रोल D कर देता हूँ और यहाँ पे फिर से उसी साइज़ का एक सर्कल बनाता हूँ और उसके अंदर फिर से यहाँ से कलर लेता हूँ ब्राउन, ओके, आल्ट बैक स्पेस, फिल हो जाएगा कंट्रोल D। तो अब यहाँ पे तकरीबन एक ही साइज़ है दोनों की दोनों जो हैं वो फाइल्स का, यानी दोनों जो हैं वो A6 के ऊपर बनी हुई हैं
और दोनों के ऊपर जो कलर्ड ऑब्जेक्ट है, यानी जो हमारा मेन जो तस्वीर का एलिमेंट है वो भी हमारा तकरीबन एक ही साइज़ का है। अब क्या होता है, मैंने फ़ाइल डिज़ाइन की है A6 के अंदर और ये एक बिट मैप फ़ाइल है, यानी एक रास्टराइज्ड यानी पिक्सल वाली फ़ाइल है। इसको जब मैं ज़ूम करता हूँ तो मुझे इसके जो हैं वो पिक्सल्स नज़र आ जाते हैं। तो अब क्या होता है, अब सोचें अगर A6 की फ़ाइल है इतनी सी और उसको अब वो बड़े साइज़ पर लेके चला जाता है, यानी B3 के ऊपर लेके चला जाता है, तो क्या होगा। मैं यहीं पे आऊँगा, इसके टैब के ऊपर क्लिक करूँगा, साइज़ थोड़ा छोटा करता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जो है वो कैनवस का साइज़ चेंज करूँगा। कैनवस से मेरा मतलब ये है कि अब वो पेपर, वो साइज़ जिसके ऊपर हम इतने से कागज़ को, अपनी इतनी सी तस्वीर को ले जाएंगे, कैनवस का वो मतलब होता है, यानी जो हमारा टोटल जो है वो एरिया होगा हमारी फ़ाइल के अंदर। तस्वीर इतनी है, मैं एरिया को चेंज करने लगा हूँ जिसे हम मेजर कैनवस कहते हैं। कैनवस के लिए मैं यहाँ ऊपर आऊँगा, सबसे ऊपर यहाँ पर इमेज का ऑप्शन है, वहाँ से कैनवस साइज़ का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर जाकर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं कैनवस का साइज़ सेलेक्ट करता हूँ। कैनवस के साइज़ के लिए अब मुझे चूँकि B3 का साइज़ चाहिए और मुझे पता नहीं है अभी कि उसका साइज़ क्या है एग्जैक्ट, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, फाइल, न्यू, प्रिंट B3 पिक्सल्स, और यहाँ पे मुझे ये दो वैल्यूज़ नज़र आ जाएंगी, 41965906। क्लोज़ करता हूँ, ये वाली फ़ाइल सेलेक्टेड है, इमेज कैनवस साइज़ 41965906। ओके करता हूँ, तो ये देखें वो जो है वो छोटा सा जो ये है, इसका साइज़ जो है वो है A6, और जो मेरा जो कैनवस बना है जो आपको ग्रे कलर का नज़र आ रहा है वो कागज़ है जिसके ऊपर ये अब प्रिंट होने जा रहा है। जब ये उसके ऊपर प्रिंट होने जाएगा तो क्या होगा, तो ये ट्रांसफॉर्म होगा, यानी इसका साइज़ खींच कर जो है वो बड़ा किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, मैं भी इसको जो है वो यहाँ से लेयर को अनलॉक करता हूँ और इसको खींच के जो है वो मैं बड़ा कर लेता हूँ। कैसे करूँगा, Ctrl+T प्रेस करूँगा तो ये मुझे चारों तरफ जो है वो मार्क्स जो है वो मुझे दे देगा। एक्चुअल में मुझे इस पेपर के ऊपर ही जो है वो मार्क्स जो है वो नज़र आने चाहिए थे। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, कैसे चेंज करेंगे, मैं इसका कैनवस साइज़ जो है वो वापस ले रहा हूँ और बिल्कुल जो है वो इसको फ्रेश के ऊपर लेके आऊँ। यहाँ पे मैं एक नई लेयर जो है वो क्रिएट करूँगा, न्यू लेयर, यहाँ नीचे से प्लस के आइकन से नई लेयर ले ली है मैंने, और अब मैं वही स्टेप दोहराऊँगा जिनको अब मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको अब कॉपी कर ही सकते हैं। कलर लूँगा और फिर मैं इसको फिल कर लूँगा आल्ट बैक स्पेस के साथ। लेसो मेरा एक्टिव है, पहली सिलेक्शन को मैं बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे सर्कल बनाकर इसके अंदर ब्राउन कलर को फिल कर रहा हूँ। तब ये एक मैंने सेपरेट लेयर के ऊपर वो चीज़ बनाई है। अब मैं इसके जो है वो अब मैं इसके कैनवस का जो साइज़ है वो चेंज करूँगा। कैनवस साइज़ ओके। अब मैं यहाँ से इसको छोटा करके देखता हूँ, तो ये अब हमारा नया जो है वो पेज होगा और ये हमारा पहले वाला जो पेपर था वो है। Ctrl+T करता हूँ इसको, बल्कि मैं दोनों को ही जो है वो सिलेक्ट करता हूँ।
तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग जो है वो कैनवस का साइज़ बड़ा करेंगे। यानी मैंने उसको वो लॉक्ड बैकग्राउंड के ऊपर नहीं ड्रॉ किया। बैकग्राउंड क्या होता है, जब आप लोग नई फाइल जो है वो ओपन करते हैं, तस्वीर लेके आते हैं, तो बैकग्राउंड के ऊपर अगर कुछ ड्रॉ करेंगे तो फिर अगर कैनवस का साइज़ चेंज करेंगे तो वो चीज़ जो है वो बैकग्राउंड के ऊपर एम्बेड हो जाएगी, बैकग्राउंड के ऊपर ही बन जाएगी। तो वो कैनवस का ही जो है वो बाद में पार्ट होगी, उसके साथ ही ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगी। तो अगर आप लोगों ने बाद में फ़ाइल का साइज़ इस तरह चेंज करना हो तो वो हम लोग उसको पहले एक नई लेयर बना लेंगे, उसके ऊपर अपना जो है वो चीज़ को बनाएंगे। कैनवस का साइज़ जो है वो मैंने चेंज कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा, दोनों लेयर्स को मिलाकर बड़ा करूँगा। Ctrl+T, और अब मैं इसको किनारों से बड़ा करूँगा। ये वो प्रोसेस हो रहा है जो प्रिंटिंग के दौरान अब होगा, या जो डिजिटली होगा इसको बड़ा करते वक्त। यानी मैं कोई भी एडिटिंग की चीज़ बना रहा हूँ और उसके अंदर मैं ये तस्वीर लेके गया हूँ और वहाँ पे मैं इसका फिर साइज़ जो है वो चेंज कर रहा हूँ, तो उसके अंदर ये प्रोसेस होगा। यानी मैं उसको खींच रहा हूँ किनारों से। तो ये प्रोसेस होगा जब वो छोटी सी फ़ाइल प्रिंट में जाकर बड़ी हो जाएगी। अब वो फ़ाइल जो है वो A6 के साइज़ की थी और B3 के ऊपर प्रिंट हो गई है, यानी बहुत बड़े कागज़ के ऊपर जाकर प्रिंट हो गई है। और वो जो है ये वाली फ़ाइल वो अपने ओरिजिनल साइज़ में है। मैं ज़ूम टूल ले रहा हूँ अब यहाँ पे, और इस फ़ाइल को एक लेवल तक ज़ूम कर रहा हूँ। जैसे मैंने इस लेवल तक इस फ़ाइल को ज़ूम कर लिया है, अब मैं इस फ़ाइल के ऊपर आऊँगा और इसको भी ज़ूम करूँगा। तो यहाँ पे फ़ाइल को जब हम लोगों ने ज़ूम किया है तो फ़ाइल के जो किनारे हैं, यानी जो बाउंड्रीज़ हैं, वो अब धुंधली हो जाएंगी। यानी अगर आप लोग गौर करें तो वो जो किनारे हैं वो उसी साइज़ के ज़ूम के ऊपर वो किनारे जो हैं वो धुंधले हो गए हैं। यानी इस फ़ाइल को जो है वो अब खींचा गया था, जबकि उसके जो है वो किनारे अभी भी शार्प हमें नज़र आ रहे हैं। यानी अगर इसको भी मैं फ्री ट्रांसफॉर्म का जो ऑप्शन है, यानी इसके खींचे जाने से पहले की जो स्टेज है उसके ऊपर लेकर जाऊं इसको और ज़ूम करूं, तो ये देखें शार्प जो उसके एजेस हैं, जो बिल्कुल इस तरह से शार्प एजेस जो उसके हैं वो अभी भी कायम हैं। यहाँ पे चूंकि इन तस्वीरों के अंदर बाउंड्रीज़ बहुत कम हैं, अगर सोचें कि इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो लाइंस वगैरह होती, तो फिर अगर जब हम इसको बनाते या ट्रांसफॉर्म करते तो हर एक एज की जो है वो बाउंड्री ब्लर नज़र आना शुरू हो जाती। यानी अगर मैं यहाँ से पिछले स्टेप में चला जाऊँ, फ्रीज ट्रांसफॉर्म और फिर कैनवस साइज़ के स्टेप में, यानी फ्री ट्रांसफॉर्म होने से पहले की जो स्टेज है उसके अंदर अभी हम हैं। और यहाँ पे मैं इस फ्लावर के अंदर ही ब्रश टूल ले रहा हूँ मैं यहाँ से, और कुछ भी जो है वो बना देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी जो है वो डिज़ाइन क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक डिज़ाइन सा बना लिया है। अब मैं इसके ऊपर यानी लेयर को सिलेक्ट करके और फिर शिफ्ट को दबाकर और उसको दबाकर रख के मैंने दूसरी लेयर को सिलेक्ट किया है, और फिर मैं इन दोनों को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ इकट्ठे। यहाँ पे ये आइकन मैंने आप लोगों से ऐड करवाया था, जो कि है नेविगेटर का जो आइकन है वो हमने ऐड किया था। नेविगेटर का आइकन हम लोगों ने यहाँ से विंडो में सिलेक्ट करके हम लोगों ने नेविगेटर के ऊपर क्लिक किया था, तो हमारा जो आइकन है वो ऑन हो गया था। यहाँ से नेविगेटर के ऊपर आकर मैं ये जो छोटे साइज़ के जो पहाड़ बने हुए हैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मुझे क्विकली जो है वो साइज़ जो मेरा छोटा हो जाएगा। यहाँ पे इसके एक किनारे के ऊपर क्लिक करूँगा, लेकिन पहले आल्ट प्रेस करूँगा। आल्ट प्रेस करने से क्या होगा, आल्ट दबाने से जो मैं एक किनारे के ऊपर एक्शन लगाऊंगा वो दूसरे के ऊपर भी अप्लाई होगा, यानी वो दूसरी साइड से भी
खींचना जो है वो उसको शुरू कर देगा। और फिर मैंने इसको यहाँ पे बड़ा कर लिया है और फिर साइड पे क्लिक कर दिया है। अब अगर मैं इसको जूम करूँ तो ये देखें, जितनी भी जो हैं वो एजेस आपने डिफ़ाइन की होंगी, उनके जो वो किनारे हैं वो बिल्कुल जो है वो ब्लर होके दिखना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे देखें, इनकी एक अपनी वो जो शार्पनेस है, बिल्कुल जो है वो पिक्सेल्स के आखिर पे उनकी जो एक डेफिनेट जो है वो बाउंड्रीज़ हमें नज़र आ रही हैं, वो यहाँ पे नहीं आएंगे। यहाँ पे एक हल्का सा जो है वो उसने एक सॉफ्टनेस, एक धुंधलापन जो आ गया है उसके खींचे जाने की वजह से। तो ये जो है वो डिफरेंस आता है जब फ़ाइल हो आपकी बिटमैप वाली फ़ाइल, यानी रास्टराइज वाली फ़ाइल। ऐसी फ़ाइल को चूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? ऐसी फ़ाइल को इस्तेमाल करने का जो मकसद हो सकता है वो होता है डिजिटल पेंटिंग्स के अंदर, जहाँ पे एक जो कलर है वो दूसरे कलर के अंदर जो है वो स्लोली स्लोली तब्दील हो रहा होता है। यानी जो हमारी ग्रेडियंट वाली फ़ाइल्स होती हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा माइनर डिटेल होती है कलर की, क्योंकि आपकी फ़ाइल के अंदर इस वक्त कोई 1500-1600 पिक्सल्स हैं, तो वो सारे के सारे पिक्सल्स अपना अपना एक कलर रख सकते हैं, जो कि वेक्टर के अंदर नहीं होता है। वेक्टर के अंदर आप लोग कलर को ट्रांजिशन नहीं दे सकते हैं, उसके अंदर हार्ड जो है वो कलर होता है। यानी ये एक कलर है, फिर ये एक कलर होगा, फिर ये एक कलर होगा, वो वेक्टर के अंदर होता है। तो हमारी जो फोटोग्राफी होती है या डिजिटल पेंटिंग होती है, वो हमारे पास रास्टराइज्ड यानी बिट मैप फॉर्मेट के अंदर होती है, पिक्सेलेटेड होती है नेचुरली, जो हमारी फ़ोटोग्राफी है और फिर हमारी डिजिटल पेंटिंग है। अब अगर इसको मैं वेक्टर फाइल फॉर्मेट के साथ कंपेयर करूँ तो वो हम लोग कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे दोनों की दोनों जो फाइल्स हैं उनको यहाँ पे बंद कर रहा हूँ और नई फाइल ले रहा हूँ यहाँ से। फिर दोबारा से मैं A6 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पिक्सेल्स ले रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, फाइल न्यू A6 पिक्सेल्स लेके मैं यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे अनलॉक करता हूँ इसको भी अनलॉक करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे एक वेक्टर ग्राफिक जो है वो क्रिएट करता हूँ। वेक्टर ग्राफिक कैसे क्रिएट कर सकते हैं? वो या तो हम टेक्स्ट के साथ, यानी जो हमारी टाइपोग्राफी होती है उसके साथ, या फिर शेप बनाकर मैं एक वेक्टर जो है वो ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने शेप लिया है जो हमारी एलिप्स की शेप है, उसके साथ मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ, पहले हमारा एक पहली एलिप्स, और फिर इसी तरह से हम लोग बाकी भी। यहाँ साइड पे क्लिक करता हूँ ताकि वो अनएक्टिव हो जाए, और फिर यहाँ पे एक, जैसे ही मैं उसको बनाऊँगा तो मुझे ऊपर भी यहाँ पर भी फिल शो होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ प्रॉपर्टीज़ वाली जगह पे भी मुझे फिल शो होना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ से रिसेंट कलर जो मुझे दिखाना शुरू कर देगा, यानी जो पिछले रंग यूज़ हुए हैं वही मुझे वो दिखाना शुरू कर देगा। तो उनमें से मैं अपना जो डिज़ायर्ड कलर है वो चूज़ कर लूँगा। इनको ऑफ करता हूँ, वी की प्रेस करूँगा, वी की से मैं मूव के अंदर आ जाऊँगा और इसको मूव कर लूँगा यहाँ पे इस तरह से। एक और एलिप्स ड्रा करता हूँ यहाँ पे, वी की, शेप बनाऊँगा, वी की के साथ उसको फिर से एडजस्ट कर लूँगा, और इसी तरह से मैं एक और यहाँ पे मैं इसको अब रोटेट भी करूँगा, यानी किनारे पर जब मुझे ये वाला दो इस तरह से रोटेशन वाले एरोज़ जब शो होना शुरू हो जाएंगे तो मैं उनके साथ इसको रोटेट भी करूँगा। फिर मैं इसको मूव करूँगा वी टूल के साथ। अब जो मैंने बनाए हैं सारे पिंक कलर के जो हैं, इनको मैं
ये जो दरमियान में ब्राउन कलर का है इसके पीछे ले जाऊंगा। वो कैसे कि वो मेरा यहाँ पे आखिर पे मौजूद है। इसको उठाकर ड्रैग करके, क्लिक करके, ड्रैग करके सबसे ऊपर जब मुझे एक ब्लू लाइन शो होना शुरू हो जाएगी वहाँ लाकर इसको मैं छोड़ दूंगा। इस तरह से तो वो मेरा जो है वो उन सब लेयर्स के ऊपर आ जाएगा हायरार्की के अंदर। यही चीज़ जो है अब मैं इस लेयर के अंदर जाके, इस फाइल के अंदर जाके बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे ऊपर वाली जो है उसके ऊपर क्लिक करूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा, प्रेस करके रखूँगा और फिर मैं फाइनल वाली जो शेप है उसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। जब ये सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी तो मैं कंट्रोल सी प्रेस करूँगा कीबोर्ड के ऊपर जाकर, कंट्रोल सी, और फिर अपनी जो है वो दूसरी फाइल के अंदर आकर मैं कंट्रोल वी प्रेस करूँगा जो कि पेस्ट करने का शॉर्टकट की है। तो वो सारी शेप्स बिल्कुल उसी तरह अपनी अपनी जो लेयर्स हैं वो लेकर दूसरी फाइल के अंदर भी आ जाएंगी। यहाँ पे एक फ़ाइल है और फिर दूसरी फ़ाइल है। इन दोनों को फिर से अरेंज करता हूँ मैं। विंडो में जाकर, अरेंज में जाकर इनको मैं टू अप वर्टिकल के नाम से जो है वो इनको एडजस्ट कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। और अब मैं फिर से वही प्रोसेस दोहराऊँगा जिसके अंदर मैं ये वाली जो साइड है, मतलब ये वाली जो फाइल है मेरी, इसको मैं खींच के जो है वो बड़ा करूँगा एक नए प्रिंट साइज़ के लिए। यानी इस टैब के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर इमेज में जाऊँगा, कैनवस साइज़ में जाऊँगा और यहाँ से वही वाला साइज़ 4196 बाय 5906 जो कि B3 का साइज़ है, बड़े पेपर का साइज़ है। सारी लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट क्लिक, और फिर इन सब को ट्रांसफॉर्म करूँगा। यानी इन सब के गिर्द वो एक शेप चेंज करने वाले बॉक्सेस को लेके आऊँगा जो कि है कंट्रोल टी का ऑप्शन। लेकिन अब मुझे जगह ज़्यादा चाहिए है तो मैं नेविगेटर से कहूँगा कि मुझे ज़्यादा जगह चाहिए, तो इसको स्लाइड करके मैंने उससे जो है वो अपनी दरकार जगह ले ली है। अब फिर से किनारों को एक्सटेंड करने से पहले मैं आल्ट की जो है वो प्रेस कर लूँगा ताकि वो दोनों साइड से जो है वो एक्सपैंड हो जाए। आल्ट की को प्रेस करूँगा और फिर इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर इसे एक्सटेंड करूँगा अपने जो न्यू पेज है उसकी हदों तक। एंटर प्रेस करूँगा और फिर इसको जूम करके देखूँगा। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, वो क्या है, अगर मैं इस फाइल की टैब पे क्लिक करूँ और ये सारी शेप्स सेलेक्ट कर लूँ और फिर शेप का जो आइकन है उसके ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पे देखें ऊपर स्ट्रोक का ऑप्शन जो है वो ऑन है। अभी मैं जो है वो स्ट्रोक के ऑप्शन को बंद कर रहा हूँ। यहाँ से इसके जो थंबनेल है उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। स्ट्रोक का मतलब ये है कि जो शेप्स हैं उनके इर्द गिर्द जो है वो एक बारीक सी जो है वो लाइन है, तो उसको मैं इस बटन के ऊपर जिसके ऊपर एक रेड मार्क है यानी नो स्ट्रोक क्लिक करता हूँ। तो अब मेरी शेप के ऊपर कोई भी स्ट्रोक जो है वो नहीं आएगी। एंटर प्रेस करता हूँ। इस वाली फाइल के ऊपर भी आऊँगा और यहाँ पर भी नो स्ट्रोक करके एंटर प्रेस कर दूँगा। अब मैं इन दोनों फाइल्स को, जिनके साइज़ बिल्कुल एक जैसे हैं और ये एक वेक्टर फाइल है, दोनों को जूम करके देखता हूँ कि इनके अंदर क्या डिफरेंस आया है। क्लिक ऑन द टैब और फिर इसको जूम करता हूँ। इसकी टैब के ऊपर भी क्लिक करूँगा और देखूँगा क्या कोई डिफरेंस है दोनों के बीच में। बल्कि डिफरेंस आने की बजाय जो है वो मुझे जो बड़ी फ़ाइल है वो ज़्यादा क्लीन लगने लग गई है। क्यों? क्योंकि जो एक वेक्टर फ़ाइल होती है, यह भी आपको जो है वो जूम करने पर किसी एक हद पे जाकर
ये आपको बॉक्सेस दिखाने लग जाएंगे। ये जो बॉक्सेस हैं ये पिक्सेल्स नहीं हैं, ये फ़ोटोशॉप के काम करने के तरीके को शो कर रहे हैं कि फ़ोटोशॉप का जो कैनवस है वो इनको एज पिक्सेलेटेड ले रहा है इन वेक्टर फाइल्स को। क्योंकि आप लोगों ने जब फ़ोटोशॉप के अंदर काम करना है तो आप लोगों ने ग्रेडियंट्स बनाने हैं, आप लोगों ने ट्रांजिशंस ड्रा करनी है। तो जो फ़ोटोशॉप है वो वेक्टर्स के ऊपर भी जो है वो एक ग्रिड डिफ़ाइन कर देगा ताकि जो कलर्स हैं वो बिल्कुल एक मर्ज हों आपकी शेप के अंदर भी। क्योंकि जो फ़ोटोशॉप की सेव्ड फाइल है वो रास्टराइज्ड फाइल है, उससे आप इमेजेस बनाएंगे कंप्यूटर की दुनिया के लिए, इमेजेस शो करने के लिए बनाएंगे। प्रिंट करना होगा तो आप लोग उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। फ़ोटोशॉप से भी जब आप लोग इस तस्वीर को डायरेक्ट प्रिंट करेंगे तो आपके जो वेक्टर्स हैं वो बिल्कुल वेक्टर्स ही प्रिंट होंगे, यानी उसके अंदर पिक्सेल्स नहीं आएंगे, वो एज ए वेक्टर ही शो होंगे प्रिंट के अंदर जाकर। तो ये जो है वो सिर्फ फ़ोटोशॉप का इनको दिखाने का जो है वो तरीका है। अब ये फ़ाइल जो है ये इससे भी ज़्यादा जो है वो एक क्लीन सी शो क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इस फाइल के अंदर जो आपका जो वेक्टर ग्राफिक है, शेप्स वाला जो वेक्टर है वो यहाँ पे कंप्रोमाइज्ड है। यानी यहाँ पे वो अपनी असल चीज़ दिखा नहीं पा रहा है कि वो कितने ज़्यादा साइज़ तक बढ़ सकता है। यानी इसका जो ओरिजिनल कैपेबिलिटी है वो आपके जो कैनवस का साइज़ है A6 का साइज़ है वो ये कह रहा है कि मैं इससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर हूँ अपनी क्वालिटी के अंदर। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा कंप्रेस करके रहना पड़ रहा है, तो इसीलिए जो है वो हल्के हल्के जो है वो बाउंड्रीज़ के ऊपर ये पिक्सेल्स दिखा रहा है। तो यहाँ पे आकर उसको एक्सपैंड होने का मौका मिला है बड़े पेपर के ऊपर। तो अब वो जो है वो अपनी एक जो है वो फ़्लो दिखा रहा है हमें कि मेरी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत 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 ज़्यादा हैं। यानी पेज बड़ा होता है तो मैं और ज़्यादा क्लीन हो जाता हूँ अपनी जो साख्त है उसके अंदर। तो जो वेक्टर फाइल है उसको किसी भी लेवल के ऊपर आप लोग ले जाएं जूम करके, तो ये अभी आपको फ़ोटोशॉप के अंदर नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब ये पीडीएफ के अंदर सेव हो जाएगी फ़ाइल तो फिर ये आप लोगों को बिल्कुल एक क्लीन नज़र आना शुरू हो जाएगी। यानी इसको अगर आप कितना भी मर्ज़ी जूम करके लेके जाएं तो ये होती है हमारी वेक्टर फ़ाइल। वेक्टर फाइल्स को हम लोग फ़ोटोशॉप के अंदर ज़्यादा जो है वो यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए वेक्टर डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर है। एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो वेक्टर्स को डिफ़ाइन करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए बनाया गया है। तो फ़ोटोशॉप जो है वो फाइल्स को जो है वो पिक्सल में दिखाता है जब हम उनको एडिट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे दोनों फाइल्स के यूजेस क्या हो सकते हैं। अब हम दोनों फाइल्स की जो है वो यूजेस की यानी इस्तेमाल जो होती है वो फाइल्स उनकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने रास्टराइज्ड फाइल की जो बात की थी, जो हमारा बिट मैप है यानी जो आपकी जेपीजी इमेज है, पीएनजी इमेज है, फ़ोटोशॉप का पीएसडी फॉर्मेट है, टिफ फॉर्मेट है, तो ये सारे जो है वो रास्टराइज्ड के अंदर बिट मैप के अंदर जो है वो काम कर रहे होते हैं। बिट मैप हमारा फ़ोटोग्राफी में और डिजिटल पेंटिंग है उसके अंदर जो है वो यूज़ होता है, क्योंकि जो हमारी ओरिजिनल दुनिया है उसके अंदर आप कोई छोटी सी चीज़ भी पकड़ लें तो उसके अंदर भी जो है वो एक रंगों का एक पूरी एक फ़ौज होती है रंगों की। यानी उसके अंदर आप एक कलर डिफ़ाइन नहीं कर सकते उसको। अगर आप बिल्कुल माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे तो उसके अंदर कलर्स ही कलर्स होंगे, बहुत से कलर्स होते हैं एक रियल ऑब्जेक्ट में, तो उसको आप वेक्टर्स के अंदर शो नहीं कर सकते हो। आपकी जो फेस है उसके ऊपर जो एक कलर है और उसके अंदर बहुत सी जो है वो वेरिएशंस हैं, वो सब के सब पिक्सेल्स हैं फ़ोटोग्राफी के अंदर जो है, इसलिए जो है वो आपको पिक्सेल्स डिफ़ाइन हुए होते हैं। जो वेक्टर है उसके अंदर ये नुआंसेस, ये बारीकियां नहीं होती हैं। वेक्टर होता है बिल्कुल एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इमेज होती है जिसके अंदर कलर बाय कलर अपनी बाउंड्री के साथ डिफ़ाइन हुआ होता है एक वेक्टर के अंदर, एक वेक्टर ग्राफिक के अंदर। वेक्टर ग्राफिक कहाँ पे यूटिलाइज हो सकता है, वो होता है हमारी ब्रांड्स के अंदर, लोगोस के अंदर, जिनके अंदर हमें बिल्कुल एक अच्छा साइज़ चाहिए होता है, क्योंकि जो आपकी वेबसाइट होती है उसने मुख्तलिफ़ स्क्रीन साइज़ के ऊपर ओपन होना होता है। अगर वो पिक्सेलेटेड फ़ाइल होगी जेपीजी पीएनजी तो वो जो है वो छोटे मोबाइल पे सही खुल रही है, बड़े मोबाइल पे जाके वो जो है वो हमें धुंधली नज़र आ रही है, तो ये वेबसाइट्स जो हैं वो उनके अंदर नहीं होता है।
वेबसाइट को आप जितने मर्ज़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर खोलने जाकर, तो चूँकि वो वेक्टर है, उसका साइज़ जितना भी बड़ा कर लें आप लोग तो वो बिल्कुल क्लीन ही नज़र आएगा, और जितना भी छोटा कर लें तब भी वो क्लीन नज़र आएगा। और दूसरी जगह पे जो वेक्टर ग्राफिक पहले तो वेबसाइट्स में यूज़ होता है, ब्रांड्स में, उनके लोगोज़ में यूज़ होता है। दूसरा वेक्टर ग्राफिक हमारा यूज़ होता है हमारी सीएनसी मशीन्स के अंदर, जो हमारा एक हमने उनको पैटर्न दिया होता है, जो 2D हमारा पैटर्न होता है, यानी इसके ऊपर कुछ इनग्रेव करना है। तो वो जो 2D पैटर्न हमने उसको डिफ़ाइन करके दिया हुआ है ऑटोकैड के ऊपर डिज़ाइन करके, तो वो हमारे पास क्या है, वो एक वेक्टर ग्राफिक है। यानी वेक्टर ग्राफिक जो है वो लाइंस के अंदर डिफ़ाइन हुआ होता है, यानी लाइंस होती हैं। यानी अगर आप लोग कहें कि ये वेक्टर ग्राफिक कंप्यूटर के साथ सिर्फ़ और सिर्फ बातचीत कर रहा होता है, वो कोई विजुअल नहीं दे रहा होता। यानी वो कंप्यूटर को सिर्फ कोड के अंदर बता देता है कि भाई यहाँ पे सीधी लाइन है, तो तुम देखने वाले को सीधी लाइन दिखा दो। यहाँ पे कर्व है और इतनी चौड़ाई की कर्व है, तो तुम देखने वाले को स्क्रीन के ऊपर इतनी चौड़ाई की एक कर्व बना के दिखा दो जिसके अंदर येलो रंग भरा हुआ हो। तो इस तरह से वो एक लैंग्वेज है। वेक्टर के जो ग्राफिक हैं वो मुसलसल कंप्यूटर के साथ बातचीत कर रहे हैं कि ये दिखाओ, फिर यहाँ पे ये दिखाओ। वो उस तरह नहीं है कि यहाँ पे हमने फिल करके दे दिया है कलर पिक्सेल्स की तरह और यही जाकर दिखा दो। नहीं, वो एक मुकम्मल जो है वो एक एक्टिव फाइल है जिसके अंदर हर जो है वो कर्व की एक इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कंप्यूटर को। तो यहाँ पे इसके हम लोगों ने एक और यूज़ होता है इसका, वो होता है टाइपोग्राफी के अंदर। यानी आप लोगों के जितने भी जो हैं वो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो सारी की सारी वेक्टर फाइल्स होती हैं, यानी वेक्टर फाइल्स हैं। यानी अगर आप उनको पीडीएफ के अंदर ओपन करते हैं तो वो जितना मर्ज़ी ओपन कर लें, फ़ॉन्ट कभी भी ब्लर नहीं होता है क्योंकि वो वेक्टर होता है। इसके अलावा हमारी जो 2D एनिमेशंस होती हैं, जो हमारी 2D एनिमेशंस की भी जो है वो दो टाइप्स होती हैं। एक तो हमारी क्लासिक 2D एनिमेशन होती है जिसके अंदर फ्रेम बाय फ्रेम हमें हर एक मूवमेंट को ऑब्जेक्ट की जो है वो डिफ़ाइन करना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ता है। ये फ्रेम ड्रॉ किया, ये फिर ये, इससे जो है वो ये सारी मूवमेंट बनती है 2D एनिमेशन की। लेकिन दूसरी जो है वो 2D एनिमेशन होती है जो कि वेक्टर्स के साथ की जाती है, वो इससे थोड़ी आसान होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम लोग मूवमेंट के फ्रेम्स ड्रॉ नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग उसकी शेप को ही बदल देते हैं। यानी अगर बाजू पहले ऐसे था तो हम लोग इसी को जो है वो चेंज करके या इसको किसी चीज़ के साइज़ को बड़ा कर देते हैं खींच कर। तो ये जो है वो एनिमेशन होती है, इलस्ट्रेटर वगैरह के ज़रिए इसको किया जा सकता है। इलस्ट्रेटर में नहीं, इसके अपने सॉफ्टवेयर्स होंगे। तो इस तरह से वेक्टर को जो है वो यूज़ किया जा सकता है, जो कि एक पिक्सेलेटेड फाइल नहीं है, जो कि एक हाईली एडिटेबल फाइल है। वो डिफ़ाइन नहीं होती, उसके गिर्द आप कभी भी जो है वो उसके मार्क्स आ सकते हैं, उसके गिर्द बॉक्सेस आ सकते हैं उसकी शेप को चेंज करने के लिए, जो कि फ्लेक्सिबल फाइल है वेक्टर फाइल हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोगों ने बिटमैप वर्सेस वेक्टर को जो है वो स्टडी किया है। यहाँ पे जो कि इससे पिछले लेक्चर में भी हम लोग जब फाइल फॉर्मेट्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पे भी हम लोगों ने इस बात को जो है वो देखा था। यहाँ पे हमारा जो ये लेक्चर है अब इस टॉपिक पे ख़त्म होगा और आगे हम जो है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर जाकर बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग कोई प्रोजेक्ट देखेंगे, कोई छोटा सा, जिसके ऊपर हम लोग इसके टूल्स को फिर से जो है वो प्रैक्टिस में ला सकें।